वेलकम टू माय चैनल आईसीयू विद अजय। आप इमरजेंसी रूम में ड्यूटी पर हैं और एक पेशेंट को रश करके लाया जाता है, कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव। अगले कुछ मिनट्स में आपका हर डिसीजन पेशेंट की लाइफ और डेथ के बीच का फासला तय कर सकता है। आज हम मेडिसिन के सबसे क्रिटिकल चैलेंजेस में से एक का डीप डाइव करने जा रहे हैं, द कोमाटोस पेशेंट। तो आज के इस डीप डाइव में हम कोमाटोस पेशेंट की अप्रोच को मास्टर करने के लिए इस टॉपिक को 6 की एरियाज में ब्रेक डाउन करेंगे। हम शुरू करेंगे कि कोमा आखिर है क्या, उसके साइंस क्या हैं, फिर हम उसके कॉजेज और पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे। इसके बाद हम क्रूशियल क्लिनिकल एग्जाम को कवर करेंगे और जीसीएस को मास्टर करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। फाइनली हम डायग्नोसिस, आईसीयू मैनेजमेंट और प्रोग्नोसिस पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1, कोमा को डिफाइन करना। चलिए उस ईआर के सिनेरियो पे वापस चलते हैं जिसे आप अपने करियर में बार बार फेस करेंगे। एक पेशेंट को लाया गया है, कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव। फैमिली आपकी तरफ देख रही है, जवाबों के लिए डेस्परेट है। ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, ये एक मिस्ट्री है और आपके क्लिनिकल स्किल्स ही वो टूल्स हैं जिससे आप इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आखिर है क्या ये कोमा? देखिए, कोमा एक स्टेट ऑफ प्रोफाउंड अनअराउजेबल अनकॉन्शियसनेस है। इसका मतलब ये है कि आप पेशेंट को जगा नहीं सकते, चाहे आप कोई भी स्टिमुलस दें, ना आवाज से, ना टच से, ना ही पेन से। ये एक कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल शटडाउन है। ये न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी 2 बड़ी वजहों से होती है। या तो ब्रेन के दोनों हिस्सों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में वाइड स्प्रेड फेलियर हो गया है, या फिर ब्रेन के ऑन ऑफ स्विच, ब्रेन स्टेम में मौजूद एक स्ट्रक्चर जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, उस पर डायरेक्ट इंजरी हुई है। बॉटम लाइन यही है, पेशेंट की आंखें बंद हैं, वो कोई कमांड फॉलो नहीं करता और कोई मीनिंगफुल रिस्पॉन्स नहीं देता है। एपनिया, कोमा को दूसरे स्टेट्स ऑफ ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस से डिफरेंशिएट करना बहुत ही क्रिटिकल है, एग्जाम्स के लिए भी और आईसीयू में भी। चलिए इसे आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। सोचो, स्टूपर में पेशेंट एक डीप स्लीप जैसी स्टेट में होता है, लेकिन आप उसे एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जैसे कि एक जोर का स्टर्नल रब से अराउज कर सकते हैं। उसकी आंखें खुल जाएंगी, पर जैसे ही आप स्टिमुलस हटाएंगे वो वापस उसी स्टेट में चला जाएगा। फिर आता है वेजिटेटिव स्टेट। यहां पेशेंट की आंखें खुली हो सकती हैं, उसके स्लीप वेक साइकिल्स भी हो सकते हैं, पर उसमें अवेयरनेस नहीं है। यह है वेकफुलनेस विदाउट अवेयरनेस। और फाइनली ब्रेन डेथ एक बिल्कुल अलग लीगल और मेडिकल एंटिटी है। ये सारे ब्रेन फंक्शंस का ब्रेन स्टेम को इंक्लूड करके कंप्लीट और इरिवर्सिबल लॉस है। तो इसको ऐसे याद रखिए, स्टूपा अराउजेबल है, कॉमा नहीं। वेजिटेटिव स्टेट में जागते हैं पर जानते नहीं, और ब्रेन डेथ में ब्रेन फंक्शन का इरिवर्सिबल एंड हो चुका है। तो जब आप एक कोमाटोस पेशेंट के बेड साइड पे जाते हैं, वो कौन से 4 कार्डिनल साइंस हैं जो आपको कंफर्म करेंगे कि ये कोमा है? सबसे पहला, एब्सेंस ऑफ आई ओपनिंग। पेशेंट की आंखें बंद हैं और आपके कुछ भी करने पर नहीं खुलेंगी। दूसरा, लैक ऑफ वर्बल रिस्पॉन्स। पेशेंट बिल्कुल साइलेंट है, आपको कोई वर्बल रिस्पॉन्स, यहां तक कि कोई आवाजें भी नहीं मिलेंगी। तीसरा, नो पर्पसफुल मोटर रिस्पॉन्स। उनके मूवमेंट्स पर्पसफुल नहीं हैं। एक पेनफुल स्टिमुलस शायद एक रिफ्लेक्सिव पॉस्चर प्रोवोक कर दे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो अपना हाथ हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। और चौथा, ये सब मिलाकर बनाता है टोटल एब्सेंस ऑफ वेकफुलनेस एंड अवेयरनेस, मतलब कॉन्शियसनेस पूरी तरह से बुझ चुकी है। अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज, एक कोमाटोस पेशेंट की सांस लेने का पैटर्न आपको उसके ब्रेन के अंदर की कहानी बता सकता है। आप पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करके लीजन को लोकलाइज करना शुरू कर सकते हैं। इन पैटर्न्स को देखिए। पहला है चेन स्टोक्स ब्रीदिंग। ये एक साइकिल है जिसमें सांस गहरी होती है, फिर हल्की होती है, फिर एक पॉज आता है। ये अक्सर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स या डीप ब्रेन स्ट्रक्चर्स जैसे डायनसेफेलॉन की तरफ इशारा करता है। फिर है अटैक्सिक ब्रीदिंग। ये पूरी तरह से क्योटिक अनप्रिडिक्टेबल ब्रीदिंग है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता। ये एक बहुत ही ऑमिनस साइन है जो सीधा ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर यानी मेडुला की इंजरी की तरफ पॉइंट करता है। सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन में लगातार गहरी तेज सांसें चलती हैं जो मिड ब्रेन या पॉन्स की प्रॉब्लम सजेस्ट करती हैं। और आखिर में अपन्यूस्टिक ब्रीदिंग, जिसमें एक लंबा गैस्पिंग इनहेल होता है। ये पॉन्टीन लीजन का क्लासिक साइन है। सोचा आपने, किसी भी स्कैन से पहले पेशेंट की अपनी बॉडी आपको कितने क्रूशियल क्लूज दे रही है। ओके, अब जब हम जानते हैं कि कोमा कैसा दिखता है, चलिए सेक्शन 2 में चलते हैं और समझते हैं कि ये क्यों होता है, इसके पीछे के कॉजेज क्या हैं और वो कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो इस कंप्लीट ब्रेन फेलियर की स्टेट तक ले जाते हैं। हम कोमा के कॉजेज को 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और ये डिवीजन बहुत जरूरी है। पहली है स्ट्रक्चरल कॉजेज। इसका मतलब है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर को कोई डायरेक्ट फिजिकल डैमेज हुआ है, जैसे कि एक सीरियस हेड इंजरी, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग या इंट्राक्रेनियल हेमरेज, एक बड़ा स्ट्रोक
या कोई ब्रेन ट्यूमर जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरी कैटेगरी है मेटाबॉलिक और टॉक्सिक कॉजेज। यहाँ ब्रेन का स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग, उसकी केमिस्ट्री गड़बड़ हो गई है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बहुत लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया, ड्रग ओवरडोज या फिर सिवियर इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस। एक क्लिनिशियन के तौर पर आपका पहला काम इन दोनों कैटेगरीज को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दोनों का मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। तो ये कॉजेज आखिर कॉन्शियसनेस को स्विच ऑफ कैसे करते हैं, ये समझने के लिए हमें ब्रेन की एनाटॉमी देखनी होगी। इस डायग्राम को देखिए कॉन्शियसनेस के दो हिस्से हैं, वेकफुलनेस और अवेयरनेस। वेकफुलनेस मतलब जागते रहना, ये ब्रेन स्टेम में स्थित असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या ARAS से कंट्रोल होता है। सोच लीजिए कि ARS ब्रेन का पावर बटन है जो पूरे ब्रेन को ऑन करता है। अवेयरनेस, ये जानना कि हम कौन हैं, कहाँ हैं और क्या हो रहा है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम है, जो ब्रेन की बड़ी आउटर लेयर है। आपके कॉन्शियस रहने के लिए ARS का ऑन रहना जरूरी है और उसका कॉर्टेक्स के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। कोमा तब होता है जब आप इस सिस्टम को तोड़ देते हैं। या तो आप ARS यानी पावर बटन को सीधा डैमेज कर दें, या फिर आप पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वाइड स्प्रेड शटडाउन कर दें। चलिए उस चेन रिएक्शन को फॉलो करते हैं जो कोमा तक ले जाता है। ये एक बहुत ही डेंजरस कास्केड है। स्टेप 1, सब कुछ न्यूरॉनल डिस्फंक्शन से शुरू होता है। कोई चोट, चाहे वो हेड इंजरी हो या ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन सेल्स को डैमेज करती है। स्टेप 2, ये डैमेज या तो पूरे कॉर्टेक्स को सप्रेस कर देता है या ARAS स्विच को नॉकआउट कर देता है। स्टेप 3, जख्मी ब्रेन टिश्यू सूज जाता है, इसे हम कहते हैं सेरिब्रल एडीमा। स्टेप 4, लेकिन हमारी खोपड़ी यानी स्कल एक रिजिड बॉक्स है, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। जब ब्रेन सूजता है तो अंदर का प्रेशर, जिसे हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर या ICP कहते हैं, आसमान छूने लगता है। स्टेप 5, और ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये हाई प्रेशर ब्रेन की ब्लड वेसल्स को स्क्वीज करना बंद करना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। इससे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे और ज्यादा न्यूरोनल डेथ होती है, जो बदले में और ज्यादा स्वेलिंग का कारण बनती है। ये एक विशियस सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल है जो पेशेंट को कोमा में और गहरा ले जाता है। अब आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, सेक्शन 3, द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आपके पास एडवांस्ड इमेजिंग और लैब टेस्ट होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपका सबसे पावरफुल टूल आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। आप बेडसाइड पर ही बहुत सारे क्लूज इकट्ठे कर सकते हैं, इससे पहले कि कोई रिपोर्ट आए। एक कोमाटोज पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जाम 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, प्यूपिल्स। एक सिंपल पेन लाइट आपको बहुत कुछ बता सकती है। क्या वो पिन पॉइंट है, बिल्कुल सुई की नोक जैसे? ओपियोइड ओवरडोज या पॉन्टीन ब्लीड के बारे में सोचिए। क्या वो फिक्स्ड और डायलेटेड हैं? दोनों प्यूपिल्स बड़े हैं और लाइट पे रिएक्ट नहीं कर रहे? ये सिवियर ब्रेन डैमेज या हर्निएशन का साइन है। दूसरा, मोटर रिस्पॉन्स। पेशेंट पेनफुल स्टिमुलस पर कैसे रिएक्ट करता है? क्या वो पर्पसफुल मूवमेंट दिखाता है या डीकॉर्टिकेट, एबनॉर्मल फ्लेक्शन या डीसेरेब्रेट, एबनॉर्मल एक्सटेंशन जैसे एबनॉर्मल पॉस्चर्स में चला जाता है? ये पॉस्चर्स डीप स्ट्रक्चरल ब्रेन इंजरी की तरफ इशारा करते हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। ये ब्रेन स्टेम की हेल्थ में आपकी डायरेक्ट खिड़की हैं। डॉल्स आइज मैनूवर से हम आंखों को मूव करने वाले पाथवेज को टेस्ट करते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स पॉन्स की इंटेग्रिटी चेक करता है। गैग रिफ्लेक्स लोअर ब्रेन स्टेम को चेक करता है। अगर ये रिफ्लेक्सेस गायब हैं तो ये एक बहुत ही ग्रेव साइन है जो एक्सटेंसिव ब्रेन स्टेम डैमेज की तरफ इशारा करता है। ओके, लेट्स मूव टू अ टूल जो हर मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर को आना ही चाहिए। सेक्शन 4, मास्टरिंग द ग्लासगो कोमा स्केल। GCS एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई करने यानी नंबर देने और कम्युनिकेट करने का एक स्टैंडर्डाइज तरीका है, ताकि दो डॉक्टर्स, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, एक पेशेंट के बारे में बात करते वक्त एक ही पेज पर हों। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। GCS के 3 कंपोनेंट्स हैं, आई, वर्बल और मोटर। चलिए इसे आराम से समझते हैं। पहला, आई ओपनिंग, E, मैक्सिमम स्कोर 4 है। क्या आंखें अपने आप खुली हैं? वो है 4। जब आप बोलते हैं हेलो आंखें खोलो, तब खुलती हैं? वो है 3। सिर्फ पेन देने पर खुलती हैं? 2। बिल्कुल नहीं खुलती? वो है 1। अगला है वर्बल रिस्पॉन्स, V, मैक्सिमम स्कोर 5। क्या पेशेंट ओरिएंटेड है, मतलब उसे पता है वो कौन है, कहाँ है? 5। कंफ्यूज्ड है पर बात कर रहा है? 4। ऐसे वर्ड्स बोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं निकलता? 3। सिर्फ आवाजें निकाल रहा है जैसे मोर्निंग? 2। कुछ नहीं? 1। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मोटर रिस्पॉन्स, M, मैक्सिमम स्कोर 6। क्या वो आपका कमांड जैसे 2 उंगली दिखाओ ओबे करता है? वो है 6। अगर नहीं तो पेन स्टिमुलस दीजिए जैसे नेल बेड प्रेशर। क्या वो उस पेन को रोकने के लिए अपना हाथ लाता है? उसे लोकलाइज करना कहते हैं, अ स्कोर ऑफ 5। क्या वो बस पीछे हट जाता है? वो विड्रॉल है, अ 4। क्या वो उस एबनॉर्मल फ्लेक्शन, डिकॉर्टिकेट पॉस्चर में चला जाता है? 3। या एबनॉर्मल एक्सटेंशन, डिसेरेब्रेट? 2।
कोई मूवमेंट नहीं, 1। आप ई, वी और एम को जोड़ते हैं तो टोटल स्कोर 3 से 15 के बीच में आता है। 3 सबसे गहरा कॉमा है, 15 पूरी तरह अलर्ट है। अब जीसीएस का एक नंबर है जो आपको नींद में भी याद रखना है, और वो नंबर है 8। एक क्लिनिकल मंत्र है जिसे हम हमेशा फॉलो करते हैं। जीसीएस लेस देन 8, इंट्यूबेट। इसका मतलब ये है कि जब कॉन्शियसनेस का लेवल इतना डिप्रेस हो जाता है, जीसीएस 8 या उससे कम हो जाता है, तो पेशेंट अपने प्रोटेक्टिव एयरवे रिफ्लेक्सेस जैसे कि गैग और कॉफ खो देता है। ऐसे में बहुत हाई रिस्क होता है कि पेशेंट अपने ही सिक्रीशंस या वॉमिट को एस्पिरेट कर लें और उससे एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो जाए। इसलिए एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे पहले कि कुछ बुरा हो, हम उसे इंट्यूबेट करते हैं। ये एक प्रोएक्टिव लाइफ सेविंग मेजर है, रिएक्टिव नहीं। चलिए अब हम सेक्शन 5 पे चलते हैं, डायग्नोसिस एंड आईसीयू मैनेजमेंट। आपने पेशेंट को असेस कर लिया, जीसीएस निकाल लिया, अब आगे क्या करना है? अब हमारा काम है कॉज ढूंढना और पेशेंट को स्टेबलाइज करके उसे ट्रीट करना। हमारा डायग्नोस्टिक वर्कअप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की तरह होता है। हम इमीडिएट स्टैट लैब टेस्ट से शुरू करते हैं। क्या ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है? हम ब्लड गैस, इलेक्ट्रोलाइट्स और सबसे जरूरी ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर कोमा का एक आसान रिवर्सिबल कॉज है जिसे हम मिनटों में ठीक कर सकते हैं। क्या ये ड्रग ओवरडोज है? हम टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन भेजते हैं। इसके साथ ही हम पूछते हैं, क्या ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है? इसका सबसे तेज जवाब एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन से मिलता है। ये हमें तुरंत एक बड़ा ब्लीड, स्ट्रोक या ट्यूमर दिखा देगा। अगर सीटी नॉर्मल है लेकिन पेशेंट अभी भी कोमाटोज है, हमें सोचना पड़ता है क्या उससे नॉन कन्वल्सिव सीजर्स हो रहे हैं जिसमें झटके नहीं दिखते पर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म चल रहा होता है। एक ईईजी हमें ये बता सकता है। और आखिर में अगर हमें मेनिंजाइटिस जैसा इन्फेक्शन सस्पेक्ट है और सीटी क्लियर है, तो हम स्पाइनल फ्लूइड एनालाइज करने के लिए लंबार पंक्चर कंसिडर कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक सीटी स्कैन की पावर है। एक झलक में आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेफ्ट में एक नॉर्मल ब्रेन है, आप ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, वेंट्रिकल सब कुछ अपनी जगह पर साफ देख सकते हैं। अब राइट में देखिए, वो बड़ा सा चमकदार सफेद एरिया, हाइपरडेंस एरिया, वो एक मैसिव इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, ब्लड है। वो सिर्फ वहां है नहीं, वो बाकी ब्रेन को फिजिकली धक्का दे रहा है और कंप्रेस कर रहा है, जिसे हम मास इफेक्ट कहते हैं। सेकंड्स में इस एक इमेज ने हमें एक लाइफ थ्रेटनिंग डायग्नोसिस दे दिया है और साफ बता दिया है कि ये पेशेंट कोमा में क्यों है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन से पहले, किसी भी डायग्नोसिस से पहले एक चीज है जो सबसे ऊपर आती है, और वो है द एबीसीज ऑफ रिससिटेशन। दिस इज द एब्सोल्यूट फर्स्ट प्रायोरिटी। हमेशा ए है एयरवे। सबसे पहले चेक करो कि सांस लेने का रास्ता खुला है या नहीं। अगर एयरवे कंप्रोमाइज्ड है या जीसीएस 8 या उससे कम है तो फौरन इंटुबेट करना है। बी है ब्रीदिंग। पेशेंट ठीक से सांस ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, ऑक्सीजन दो, जरूरत पड़े तो वेंटिलेटर पर रखो। सी है सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट क्या है? इमीडिएटली 2 बड़े आईवी एक्सेस लो। अगर बीपी कम है तो फ्लूइड्स दो, जरूरत पड़े तो वाजोप्रेशर शुरू करो। सो द क्रूशियल पॉइंट इज स्टेबलाइज द पेशेंट फर्स्ट, इन्वेस्टिगेट लेटर। पहले जान बचाओ, फिर कॉज ढूंढो। Let's move to our final section. Section 6, Complications and Prognosis. जब पेशेंट इनिशियल क्रिटिकल फेज से निकल जाता है तो आगे की जर्नी कैसी होती है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके बारे में पेशेंट के रिलेटिव्स आपसे बार बार पूछेंगे। कोमा से रिकवरी स्विच ऑन ऑफ जैसी नहीं होती। ये अक्सर एक धीमा, लंबा और अनप्रेडिक्टेबल सफर होता है जो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। ये फैमिलीज के लिए बहुत मुश्किल दौर हो सकता है। पेशेंट कोमा से शुरू करता है, कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव। अगर वो इंप्रूव करता है तो शायद वेजिटेटिव स्टेट में आ जाए, जहां आंखें खुली हैं पर अवेयरनेस नहीं है। अगला स्टेप हो सकता है मिनिमली कॉन्शियस स्टेट, जहां हमें अवेयरनेस की पहली झलक दिखती है। शायद वो आंखों से किसी चीज को ट्रैक करें या कभी कभी एक सिंपल कमांड फॉलो करें। ये एक बहुत होपफुल साइन होता है। वहां से उम्मीद फुल कॉन्शियसनेस की तरफ वापसी की होती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि रिकवरी के बाद भी सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस या डेफिसिट्स अक्सर रह जाते हैं। कोमा के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीरियस हो सकते हैं। पेशेंट को परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, सोचने में, चलने फिरने में। कुछ पेशेंट सैडली आगे इंप्रूव नहीं करते और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट पीवीएस में चले जाते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक बेड पर रहने से उन्हें सेकेंडरी मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे निमोनिया, डीवीटी, पाँव में खून के थक्के जमना और प्रेशर सोर्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। पेशेंट का फाइनल प्रोग्नोसिस, मतलब वो कितना ठीक होगा, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। कोमा का असली कॉज क्या था? एक मेटाबॉलिक कॉज का प्रोग्नोसिस स्ट्रक्चरल कॉज से बेहतर होता है। कोमा कितने दिन तक चला और पेशेंट की एज और पहले की हेल्थ कंडीशंस क्या थी?
तो चलिए इस पूरी मास्टर क्लास को कुछ हाई यील्ड रिवीजन पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा ABC से शुरू करें। पेशेंट को स्टेबलाइज करना आपकी पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, GCS आपका जरूरी टूल है, इसको असेसमेंट और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें। और याद रखें, GCS 8 या उससे कम मतलब इंट्यूबेट। तीसरा, आपका प्राइमरी गोल स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक कॉजेस के बीच डिफरेंशिएट करना है। चौथा, हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया या ओपियोइड ओवरडोज जैसे आसानी से रिवर्सिबल कॉजेस को दिमाग में रखें और चेक करें। और पांचवां, आपका डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जाम जिसमें ब्रीदिंग पैटर्न्स और ब्रेनस्टेम रिफ्लेक्सेस शामिल हैं, आपको लीजन को लोकलाइज करने में मदद कर सकता है। कॉमेटोज पेशेंट की अप्रोच एक फिजिशियन की स्किल का अल्टीमेट टेस्ट है, जिसमें रैपिड लाइफ सेविंग एक्शन और मेटिकुलस न्यूरोलॉजिकल डिटेक्टिव वर्क दोनों एक साथ मिल जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कॉन्शियसनेस के सेंटर में एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे हम अभी पूरी तरह से समझना शुरू ही कर रहे हैं। मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए ICU विद अजय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।